बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट, है ना। यानी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो 8 तक, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, वो क्या है। वो है शीत युद्ध क्या है ना। पहला बहुत कॉमन सा है और आपको लगभग रट गया है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर है, उसका पहले ही क्वेश्चन है। तो शीत युद्ध तो लगभग आपको रट गया है। और इसमें जो अपन बात करते हैं, चाहें तो इसको एक शब्द में भी खत्म कर सकते थे कि शीत युद्ध क्या है, ठंडा युद्ध, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते थे कि गोला बारूदों से न लड़ा जाकर विचारों व परस्पर विरोधी प्रचार द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हमने ऐड की है कि जिसकी युद्ध भूमि मानव मस्तिष्क होता है, यानी युद्ध जो है रण क्षेत्र में लड़ा जाता है ना, लेकिन इसकी युद्ध भूमि कहाँ है, मानव का मस्तिष्क है, ठीक। क्योंकि मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसको कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, हर उसमें आने हैं, रिपीट होने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि शीत युद्ध जो है गोला बारूदों से न लड़ा जाकर विचारों व परस्पर विरोधी प्रचार द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है और जिसकी युद्ध भूमि मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है। यानी ये मस्तिष्क में विचारों द्वारा लड़ा जाता है, ठीक है। इसका अथवा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, ठीक। तो मित्र राष्ट्र थे जिनका नेतृत्व किया था, सबसे पहले हम बात करें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 4 बड़े बड़े देश थे जिन्होंने मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया था, या लीडरशिप, है ना, इनको हम कहेंगे लीडर थे ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो था कि शॉक थेरेपी का जो आधार था, शॉक थेरेपी को की सर्वोपरि मान्यता क्या थी। सर्वोपरि मान्यता कुछ बच्चों ने, मैंने कॉपियां भी चेक की हैं और भी देखा है, तो काफी कुछ लिखा है, सिमिलर पास में आके लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट चीज अगर हम कहें कि सर्वोपरि मान्यता क्या थी, तो इसका एक वर्ड में अगर जवाब है तो वो है आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना, ठीक है। यहाँ ये खत्म हो जाता है, आघात पहुंचाकर चिकित्सा। अगर पूछे कि सर्वोपरि मान्यता तो ये थी कि आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना। शॉक का मतलब हम जानते हैं, जब कोई मेंटली ऐसे होता है तो उसको करंट देके, शॉक देके और फिर ठीक किया जाता है ना, आघात पहुंचा के ठीक किया जाता है। तो जस्ट ये वही है, शॉक थेरेपी कहा गया क्योंकि इसमें आघात पहुंचाया गया, लेकिन आघात किसको, व्यक्ति को नहीं, अर्थव्यवस्था को पहुंचाया गया था, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। इसमें सोवियत गणराज्य के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को समाप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। यानी जो साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी अभी, समाजवादी साम्यवादी सोवियत संघ के सारे गणराज्यों के देशों में, उसको खत्म करके और पूंजीवाद के ऊपर जोर दिया गया, ठीक है। तो पहले उसको खत्म किया गया, इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। अगला इसी का 6वें का अथवा है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है। तो जब हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ रहे थे तो इसमें ये दिया हुआ था, उसने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे, है ना। उनमें से एक था, तो प्रथम खाड़ी युद्ध वाला था, और उसके बाद इनफाइनाइट रीच भी था, इराकी फ्रीडम था, है ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे। तो उसी में से एक था ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। और ये क्या था कि जब उसके जो दूतावास थे, अमेरिका के दूतावास विदेशों में थे, तंजानिया में और केन्या में, उनके दूतावासों पर अलकायदा ने जिम्मेदारी ली थी, बमबारी की थी दूतावासों पर, और उसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। तो अलकायदा के जो ठिकाने थे उन पर अमेरिका ने बहुत कहेंगे अग्रेसिव होकर क्रूज मिसाइलों से बमबारी की थी। और वो किससे, वो केवल एक देश में नहीं थी, वो कहाँ थी, ज़्यादातर अमेरिका ने सूडान व अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर क्रूज से हमले किए थे, है ना। इसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है, ठीक। अगर छोटे उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अमेरिका ने सूडान व अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर क्रूज से हमले किए, उसको इनफाइनाइट रीच कहा गया, ठीक है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन अभी 2 नंबर का आया है तो अगली बार भी हो सकता है 3 का आए, है ना। इसीलिए आपको पूरा पता होना चाहिए, सिर्फ उतना नहीं, इसीलिए इसको अपन आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, अथवा वाले करवा रही हूँ, है ना।
और अथवा वाले इसलिए करवा रही हूँ कि क्वेश्चन हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हों वो अच्छा है। प्रिपरेशन ही हो रही है क्योंकि अब लगभग सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब हम इन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक, तो अच्छा है, इसी बहाने रिवीजन टेस्ट के बहाने से हमारा क्वेश्चंस पे बात हो रही है। ठीक है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर असली मकसद पूछा है इन्होंने, तो वैसे हम बात करें इसमें दोनों चीजें लिख देंगे क्योंकि असली मकसद तो था तेल के कुएं। ठीक है, तेल प्राप्त करने के, इराक में बहुत ज्यादा तेल के कुएं थे, लेकिन उन्होंने किस उससे किया था, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगी। 2003 में 40 देशों के संघों ने, इसमें अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों के संघों ने 40 देशों के संघ ने इराक पर सैन्य हमला किया, है ना, सैन्य हमला किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इसको अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, हमला किया। और इसमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा था कि सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने पर रोक लगाना, सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने पर रोक लगाना, यानी उन्होंने कहा कि जो इराक है वो ऐसे हथियार बना रहा है, हथियारों पर रोक लगाना। ठीक है, ठीक है, ये उद्देश्य बताया था। 2003 में 40 देशों के संघ ने जो है उस पर हमला किया, सैन्य हमला किया, और कहा गया कि चूंकि हम क्या चाहते हैं कि सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने पर रोक लगाना चाहते हैं, है ना, रोक लगाना इसका उद्देश्य बताया। पर असली उद्देश्य की जब बात होती है, ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, उसका असली मकसद क्या था, तो असली मकसद था तेल के कुएं पर आधिपत्य प्राप्त करना। आधिपत्य का क्या, हम ऐसे देसी भाषा में कहें तो कब्जा होता है ना, आधिपत्य प्राप्त करना। ठीक है, ये थोड़ी साहित्यिक भाषा हो गई। वैसे मेन था कि वो तेल के कुएं जो है उनको हथियाना चाहता था, क्योंकि तेल जो है, कच्चा तेल यहाँ बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है और उससे ही सारा सब कुछ डेवलपमेंट है। तो इसलिए अमेरिका की निगाह इस इराक के तेल के कुओं पर थी, लेकिन उसने एक ओढ़ कर एक स्वांग रच कर ये कहा कि भाई हम तो सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से इराक को रोकना चाहते हैं, इसलिए। हालांकि जब हमला हुआ तो वहाँ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गए थे कि वहाँ ऐसे कोई हथियार बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो असली मकसद की जब बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हो कि असली मकसद था तेल के कुओं पर आधिपत्य प्राप्त करना, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आए। ठीक है, कभी पूछ लिया कि इराकी फ्रीडम जो है उसका उद्देश्य क्या था, तो जब उद्देश्य पूछेंगे तो हम, चूंकि उसने जो ऑफिशियल घोषणा की थी उसकी बात करेंगे, तो वो है सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने पर रोक लगाना। ठीक, अगर पूछ लिया कौन कौन शामिल था तो उसमें आ जाता है कब हुआ था इराकी फ्रीडम, तो 2003 में 40 देशों के संघ ने अमेरिका के साथ मिलकर, है ना, तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब इसी का अथवा देख लें हम, अथवा का उत्तर, तो इसका अथवा है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो यहाँ चूंकि 2 नंबर का है तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे सोवियत, शॉर्ट में लिख रही हूँ, राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है ना, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, अब साम्यवादी विचारधारा क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कभी है आधारित थी,
आप कभी कमेंट में अगर बताएंगे बाद में इसका अपन पूंजीवाद और साम्यवाद के ऊपर एक, वैसे तो मैंने इसमें बता दिया था आपको ये जब पढ़ा रहे थे चैप्टर तो ठीक। तो इसका आंसर आएगा सोवियत राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आसियान देशों के सदस्य देशों के नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए 1967 में, हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे आप और बच्चों ने नहीं लिखा है, ज्यादातर सीधे नाम लिख दिए। ठीक है, 2 नंबर का है, बट अगर अपने पास समय है, अगर हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो 1967 में बैंकॉक में किस किस ने किए थे? सबसे पहले हम देखें मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, और उसके अलावा फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर और इंडोनेशिया, सिंगापुर व इंडोनेशिया ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, है ना, आसियान की स्थापना की। मैं ये बड़ा इसलिए करा रही हूँ कि दूसरे तरह से भी आ सकता है ना, स्थापना की। बाद में कौन कौन जुड़ गए? बाद में जो है ब्रुनई दारुस्सलाम, है ना, और कौन कौन था? वियतनाम और लाओस, म्यांमार, ठीक है, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, और कंबोडिया भी शामिल हुए, ठीक है। बाद में ये 5 देश और शामिल हो गए। अब ये कितने हैं? अब 10 हैं, है ना, 10। अब इनकी संख्या जो है 10 है। तो 19 इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। अगर ऐसे पूछता कि कब स्थापना की गई और कहाँ की गई, तो सबसे पहले है 1967 में बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा अगर पूछ लें संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे, तो अपना था मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ठीक है। अगर पूछ लें कि बाद में कौन कौन से देश जुड़े हैं, तो हम यहाँ करेंगे ब्रुनई दारुस्सलाम और वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक। कुल मिलाकर 10 राज्य अब ये है। या पूछ लें आसियान देशों की सदस्य संख्या कितनी है, तो 10, ठीक है। तो ये कभी भी व्यक्तिगत स्थान में एक वाक्य में कहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला है वो और हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगला आराम से क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है और उसको बड़ा चारों तरफ से लेके मैं चलूंगी, जिससे आप कभी भी आपको कैसे भी पूछ लें तो समस्या नहीं है, आराम से हम लिख सकते हैं कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछे। और हमें इसी तरह से याद करना चाहिए, इसी तरह से क्वेश्चन लिखना चाहिए कि कोई कैसे भी पूछ ले हम पूरा उसको आंसर दें, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन आपका रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का ही अथवा है, ठीक है, और इसका उत्तर लिखना था हमें। तो इसमें पूछा कि यूरोपीय संघ के वो कौन से देश हैं जो स्थायी सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं, है ना। इसमें पूछा है यूरोपीय संघ के कौन से सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, है ना, परमानेंट। तो हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में तो सिर्फ 5 ही देश हैं, वो अमेरिका है, चीन है ना, ब्रिटेन है, फ्रांस है और सोवियत संघ है। तो यहाँ यूरोपीय परिषद में यूरोपीय जो संघ है उसके जो 2 सदस्य हैं जो स्थायी है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूरोपीय संघ के
यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन व फ्रांस, है ना, या इंग्लैंड का है या ब्रिटेन का है, एक ही बात है, ब्रिटेन व फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य हैं। अब यहाँ मैं चाहूँ तो सिर्फ 2 शब्द लिख सकती थी, ब्रिटेन व फ्रांस, तो ऐसे भी चल जाता है ना, ऐसे भी चल जाता। 2 पूछे हैं कौन है तो हमने दोनों के नाम लिख दिए। लेकिन जब कभी क्वेश्चन लिखें हम तो इस तरह से लिखेंगे तो पढ़ने वाले को मजा आएगा देखने में, है ना, और यही आंसर देने का तरीका होता है कि हम पूरा सेंटेंस लिखें। ठीक, तो ये अपना 8 तक यानी 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे उन पे हमने चर्चा की। अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको करवाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है क्वेश्चन तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और करेक्शन करानी थी, जो हम ऑब्जेक्टिव करा रहे थे कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हो गई थी। मैंने 1997 कहा है, पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर उसको स्वीकार किया गया था, लेकिन भारत के हस्ताक्षर की बात है तो उसका आंसर आएगा भारत ने 2002 में, है ना, 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लें। ठीक है, और अगर आपने यही लिखा है तो आपका सही होगा, हस्ताक्षर किए। तो थोड़ा सा ये चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल जैसे देखते होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। जब भी हम एग्जाम में देने आते तो बस देखा और आंसर आपका दे दिया। लेकिन चूंकि मैं बाहर से आई थी, उस समय यहाँ नहीं थी, और लोगों ने कहा कि बना दो इस पर वीडियो, तो बहुत ज़्यादा नहीं गौर से उसको देखा। बाद में जब देखा तो ये 2002 में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, भारत ने किए, बाकी 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो बस इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अब हम आने वाले दिनों में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिखने पर ही काम करवाएंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक, कई बार ऐसा होता है ना, नहीं शेयर कर पाते आप, या हमने आपके टीचर्स तक पहुँचाया, टीचर्स आप तक नहीं पहुँचा पाए किसी कारणवश, तो अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।